ये वीडियो जो है ये थोड़ा फ्री फ्लोइंग रहने वाला है। पिछले जो मैंने दो वीडियो बनाए हैं जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है वो थोड़े से इमोशनल इमोशनली हाई लेवल पे थे। क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी थी, टॉपिक्स भी ऐसे थे। बट ये वीडियो थोड़ा सा चीज़ों को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, थोड़ा विचार करने के लेवल पे होगा। थोड़ा स्लो वीडियो होगा। मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट जनरली होती ही नहीं है मेरी। कभी कभार मैं जब कुछ मुझे बात करनी होती है उसको मैं एक ऑर्डर पे कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने वो भी नहीं लिखे हैं। जस्ट आई एम जस्ट फ्री फ्लो में मैं बात करूँगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस में मैं करता हूँ। और टॉपिक ये रहने वाला है कि क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ इस सिचुएशन में अभी आ गए हैं, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है एक पाकिस्तान का एज ए नेशन का, एक एज ए नेशन के तौर पे, और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो माइंडसेट है, उनके जो जस्टिफिकेशंस हैं चीज़ों के बारे में, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो ओवरऑल सोचने का तरीका है, उसके बारे में जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, लोगों से मिला हूँ, उन चीज़ों के आधार पे, और वो कोई बहुत मैं ये नहीं कह रहा अमेजिंग है, बट जितना है उसके आधार पे कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली एक ब्लू प्रिंट या फिर एक मैपिंग करना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी व्यक्ति के माइंडसेट की, उन लोगों के लिए जो कि मेरा चैनल देखते हैं और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डीप में जाके विचार करना पसंद करते हैं। जस्ट सरफेस लेवल पे कि वो एनिमी स्टेट है, वो ये है, मतलब जस्ट उस लेवल पे नहीं। क्योंकि इवन दो वो एनिमी स्टेट है, आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमारी कंट्री में इतना काम हुआ हुआ है, इतना लिटरेचर, मीडिया, कई कई चैनल बस इंडिया और पाकिस्तान के बेस के ऊपर ही बने हुए हैं। पूरी की पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री इंडिया की अगर देखा जाए तो उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इसी चीज़ के बेस पे खड़ा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, बहुत सारे लोग ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी और मैच, इंडिया का किसी भी क्रिकेट मैच किसी भी और देश के साथ उस लेवल की व्यूअरशिप नहीं लेके आता जितना पाकिस्तान के साथ कोई मैच हो तो आता है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल हो तो एक अलग बात है, बट वो फिर कोई एक मुकाबला ना रहा ना। पाकिस्तान के साथ एक एवरेज मैच में जितने व्यू आ रहे हैं उस शायद उससे ज़्यादा आ जाते होंगे, और पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप फाइनल हो तब सोचो कितने व्यूज़ आएंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे कि ये मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि उनके देश में हमारा और हमारे देश में उनका एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सप्लोर किया जाना, बाय सिनेमा, बाय स्टोरी, बाय शोज, बाय क्रिकेट स्पोर्ट्स, बाय पीपल टू पीपल, बाय ट्रैवलर्स। एक अबरार लेंस नाम के यूट्यूबर है पाकिस्तान के, जो कि जर्मन सिटीज़न है बट पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वो इंडिया आए थे अभी पूरा, आई थिंक कुछ साल पहले। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम मिला। वो शो काफ़ी, उनकी सीरीज़ अच्छी चली। तो नेताओं के लेवल पे, मतलब ये एक ऐसे दो देश हैं जो एक दूसरे के समाज के हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका लूँ, शायद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, राइट? पर मेरी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका से, राइट? और बहुत सारी और ऐसी लेडीज़ हमारे सोसाइटी में जो मेरी मम्मी जैसी होंगी, जो होम मेकर्स हैं, जिन्हें घर के काम करने में, बच्चों का ध्यान रखने में, जब हम बच्चे थे, अब तो खैर नहीं रहे, उन उनके ऊपर अमेरिका का किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में शायद बिजली वगैरह, बल्ब जलता होगा, टीवी चलता होगा, उससे उन्हें फ़ायदा होता होगा, टीवी देखने को मिलता होगा, या फ़ोन वगैरह यूज़ कर लिया उसमें फ़ायदा होता होगा। अदरवाइज़ उनकी लाइफ पे अगर अमेरिका लाइक सडनली पूरी दुनिया से अपने आप को बंद कर ले तो उनकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यंगस्टर की पूरी लाइफ, फैशन चॉइस, स्टाइल, सब कुछ वहाँ से आता है। तो अमेरिका का फ़र्क भी उतना नहीं पड़ता जितना इन एक सेंस में पाकिस्तान का फ़र्क पड़ता है।
और एक दूसरे की सोसाइटी पे और इंडिया का पाकिस्तान पे फ़र्क पड़ता है। ये एक अब जैसे ट्विन दो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका एक जीवन का संबंध जुड़ा हुआ होता है, वो ऐसा एक संबंध जुड़ा हुआ है क्योंकि हम एक दूसरे के बॉर्डर पे हैं और हम एक ही कंट्री थे और हम एक ही टाइप का कल्चर और लैंग्वेज और ये सब करते थे। तो ये है बस। ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों इतनी बात होती है, मैं थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूँ, भूमिका बांध रहा हूँ एक तरीके से। तो क्योंकि इतना काम ऑलरेडी होता है हर तरीके से, तो मैंने अपने एंड से एक चीज़ सोची थी कि मैं, इवन तो मुझे जियो पॉलिटिक्स पे बात करना पसंद है, मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बात ना करूँ, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत बात होती है और ये मैं कहता भी रहता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन अब जो हो रहा है, जिसमें आपका पूरा दिमाग घुसा हुआ है, मेरा पूरा दिमाग घुसा हुआ है, उसको छोड़ के अगर मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ तो ट्रूथफुल शायद वो ना हो। तो जब तक ये सिचुएशन चल रही है शायद ये टॉपिक ही प्रोमिनेंट रहेगा, और भी कुछ चीज़ आएगी, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं इसका एंगल भी उसमें हो सकता है। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैं हमारे यहाँ बैठे हुए छुछुंदरों की बात कर रहा था, लेकिन वो एंगल पाकिस्तान में के साथ जो सिचुएशन चल रही है उसके थ्रू आ रहा था। तो उस तरीके से ओके, मेरा गोल है इस वीडियो के अंदर एक एवरेज, आई मीन ऑफ कोर्स 24-25 करोड़ लोगों का देश है, हर बंदा एक दूसरे से अलग होता है। तो कोई भी, अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये पाकिस्तानी माइंड सेट है, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड माइंड सेट नहीं होता किसी कंट्री का। इंडियंस का जैसे स्टैंडर्ड माइंड सेट नहीं होता, इवन दिल्ली के लोगों का जैसे स्टैंडर्ड माइंड सेट नहीं होता, वैसे ही उनका भी कोई स्टैंडर्ड माइंड सेट नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं, और शायद मैं यहाँ जो चीज़ें कहूँ वो कुछ लोगों को इंडिया में भी काफ़ी, कुछ लोगों को कुछ उसको बुरी लगे अगर वो जस्ट सुन लेंगे और विचार नहीं करेंगे उस पर। विचार करोगे तो शायद आप किसी हद तक अग्री कर पाओ मुझसे। तो सबसे पहले अगर हम देखें पाकिस्तान को एज ए कंट्री, तो मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग वहाँ पे है पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं उनकी। और उसके बाद टू सम एक्सटेंट दो ग्रुप और आते हैं। वो दो ग्रुप हैं जो सिंध प्रोविंस है वहाँ का, उसके जो रिच लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े लाइक हज़ारों हज़ार 20-20 हज़ार एकड़ के लैंड पार्सल्स हैं जिनके पास, वो लैंड ओनर्स सिंध के। और दूसरा जो रिच बिजनेसमैन है जो इंडियन ओरिजिन के, जिनको मुहाजिर, हालांकि पूरी कंट्री इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन जिनको मुहाजिर कहते हैं, जो इंडिया से मूव होके गए थे और जो रिच बिजनेसमैन है कराची वगैरह में रहते हैं, इनके पास भी थोड़ा पुल है। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो सिंध में रहने वाले गरीब गुरबे सिंधी लोग हैं नॉर्मल, वो, या पश्तून लोग जो वहाँ के हो गए, या बलोच लोग जो हो गए, या इधर उधर की जो माइनॉरिटीज़ हो गई, कश्मीरी, कश्मीरी तो खैर वहाँ नहीं है, लेकिन बाल्टी किल्गिस्तानी जो लोग होते हैं, या उस साइड पे भी आई थिंक गुज्जर और नॉर्थ पंजाब के लोग, उनका जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बेसिकली वो जम्मू है, कोटली मुजफ्फराबाद ये सारा जम्मू है, बेसिकली जम्मू की एक्सटेंशन, या ओरिजिनली जम्मू का ही पार्ट था ये सारा। क्योंकि कश्मीर का तो वहाँ कोई बंदा ही नहीं है, आपको कभी भी कोई कश्मीरी बोलता हुआ बंदा आपने किसी भी पाकिस्तानी चैनल के किसी उसमें नहीं देखा होगा, अनलेस कि कोई पेड बंदा कहीं से उन्हें मिल गया हो। कश्मीरी अगर आपने किसी को बोलते सुना है तो वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको वो क्या बात कर रहे हैं, इतनी डिफरेंट लैंग्वेज है वो। जैसे तमिल बिल्कुल समझ में नहीं आती ना जब कोई बोल रहा होता है, उसी तरीके से कश्मीरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वो उस तरीके की लैंग्वेज नहीं है कि पंजाबी जो हम सुनते हैं तो थोड़ा बहुत हम कैच कर लेते हैं। खैर मुझे तो पूरी तरीके से 100% समझ आती है लेकिन जैसे कोई भी हो आप, राजस्थानी या मध्य प्रदेश या गुजराती में से भी आपको शायद कुछ कुछ सुन सुन के समझ आ जाए, बट कश्मीरी से नहीं आएगा आपको समझ, काफ़ी डिफरेंट उसका पूरा का पूरा लैंग्वेज का ग्रामर है,
और वर्ड्स हैं, ग्लॉसरी जिसे कहते हैं। अ, तो वैसा आपको पाकिस्तान में वो कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम लोग दिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल का जो कश्मीर का जो एरिया ना, एक्चुअल कश्मीर जो है वो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी, वो पूरा इंडिया के अंदर है। तो जो फिज़िकल सिचुएशन है, तो जो ये मैं बता रहा था कि ये सारे लोग जो हैं पंजाबी और इनके अलावा, इवन पंजाब में भी जो साउथ पंजाब है, क्योंकि अगर आप उनका पंजाब का भी मैप में आप देखोगे तो आपको वो ऐसा दिखेगा कि वो राजस्थान का एक कंधा निकला हुआ है और उस कंधे पे टिका हुआ है वो पंजाब एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो पूरा का पूरा साउथ पंजाब है, जो आप अभी एक शहर का नाम सुन रहे होंगे बहावलपुर, वो साउथ पंजाब में है, वो राजस्थान के बॉर्डर से पास पड़ता है। तो जो उनका पूरा का पूरा साउथ पंजाब है उसका बॉर्डर इंडिया के पंजाब से नहीं लगता, इंडिया के राजस्थान से लगता है। तो उनकी जो बोली है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, वो प्योर जैसे पंजाबी हम सुनते हैं वैसी नहीं है। थोड़ा सा अलग बोलने का तरीका है, समझ आएगी आपको, वो भी सुनने में समझ में आती है। लेकिन एग्जैक्टली पंजाबी नहीं कह सकते उसे। और फिर उन और वो लोग भी, क्योंकि वो एक पिछड़ा इलाका है रिलेटिवली, तो वहाँ के लोगों के पास भी कोई इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है। वहाँ पे बड़े सालों से, डेकेड्स से साउथ और नॉर्थ पंजाब को अलग करके एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है। बट आई थिंक पाकिस्तान की सिचुएशन कंट्री में रिफॉर्म्स करने के मामले में कुछ इस तरह की है। और मैं ट्रस्ट मी, अगर मैं कोई ऐसी बात भी कह रहा हूँ जो आपको बुरी लगे पाकिस्तान के बारे में, अगर आप एक पाकिस्तानी है तो शायद वो आपको बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मेरा इंटेंशन बुरा लगाने का नहीं है। मेरा इंटेंशन लिटरली जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो सोचता हूँ, या जो रैशनलाइजेशन ढूंढ सकता हूँ उस चीज़ की, रैशनल ढूंढ सकता हूँ उस चीज़ का, मैं बस वो बता रहा हूँ। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, हो सकता है वो सही हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, राइट। तो इस ये मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। तो राजस्थान का जो राजस्थान क्या पाकिस्तान के जो देश का जो पर्पस है, जो आपको सुनने में मिला था कि ये मुस्लिम्स के लिए एक देश बन रहा है, वो टोटल स्क्रैप है। वो जिस जो भी उस पर मानता है वो उसको चाहिए कि बर्फ़ का गोला खाओ और गली में पैर उछालते हुए एंजॉय करते हुए वॉक करो, पार्क में घूमो, सनराइज देखो, लाइक सनलाइट देखो, एंजॉय करो, खेलो कूदो। जियो पॉलिटिक्स में दिमाग मत लगाओ। वो जो रीज़न है कि ये एक मुस्लिम्स के लिए एक जगह बनेगी, वो वैसा कोई रीज़न नहीं था। और जो भी 2 मिनट के लिए भी आँख खोल के चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा उसको इस चीज़ की ट्रूथफुलनेस 100% क्लियर होगी ऑलरेडी। पाकिस्तान में पावर, अब जब मैंने आपको ग्रुप बता दिए लोग कि ये कौन कौन लोग पावरफुल हैं, अब इन्हीं लोगों के अंदर कुछ लोग हैं जो पावरफुल हैं और हायरार्की में आते हैं, सबसे ऊपर की हायरार्की में हैं। और अगेन ये सब कुछ मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये सब मेरी खुद की ओवरऑल आज तक की जितनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जितने भी तरीके के सोर्सेज से हो सकती थी उसका एक डिस्टिलेशन मैं दे रहा हूँ। तो सबसे ऊपर जो लोग हैं उसमें वो हैं उनके आर्मी के जो हाई ऑफिसर हैं, जैसे कोर कमांडर्स या जनरल्स जो होते हैं, सबसे ऊपर फूड चेन में वो लोग हैं। उनके बाद हैं पॉलिटिशियंस, जो कि उनके सारे पॉलिटिशियंस किसी न किसी तरीके के बिजनेस में या लैंड ओनिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में आपको कोई भी गरीब पॉलिटिशियन नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन को देखोगे, एक्सेप्ट शायद एक इमरान खान, जो कि वो भी कोई गरीब नहीं है भाई, एकड़ों पे फैले हुए महल महल के अंदर रहता है वो उसका खुद का मिनिमलिस्ट टाइप का एक नेचर होगा, लाइफस्टाइल होगा, स्पोर्ट्समैन का एक सर्टेन वे ऑफ लिविंग होगा। अम, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट ही इज़ नॉट अ पुअर पर्सन, ही इज़ probably I'm not going to say billionaire, but he is probably multi-millionaire at least. उसका जो घर ही है वो ही पता नहीं कितने मिलियंस का होगा, क्योंकि इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी एक बहुत क्या कहें उसे, ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, उसमें पैसे हैं, एटलीस्ट स्टोर किए जाते हैं उसके अंदर पैसे, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की एक तरीका इन्वेस्टमेंट का टूल है वो। तो दूसरे नंबर पे है पॉलिटिशियंस, जो कि लैंड ओनर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं।
अब वहाँ का सिस्टम, इवन दो डेमोक्रेसी है कहने के लिए पेपर के ऊपर, हर किसी को पता है इन प्रैक्टिकल ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो पूरा सिस्टम बना है इन लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, इनके पैसे बढ़ाने के लिए, इनके ओवरऑल सिचुएशन को ठीक करने के लिए। एक और ग्रुप इसमें आप ऐड कर सकते हो, जो जजेस और बड़े सिविल सर्वेंट्स हैं उन कंट्री के, वो लोग फिर जो बची हुई पहला बढ़िया मांस खाते हैं पहले, दूसरे दूसरे नंबर पे दूसरे वाले, और जो बची कुची हड्डी है वो इनको भी मिल जाती है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं बड़े बड़े पोजीशंस पे, जैसे इंडिया में आईएएस होते हैं, उनके वहाँ जो है उनको आईसीएस कहते हैं वहाँ पे वो, और जजेस वगैरह, कोर्ट के जजेस, ये लोग। उसके बाद फिर आपके नॉर्मल प्रोफेशनल्स, छोटे बिजनेसमैन, ये सारे आ जाते हैं। पर आपको वहाँ पे कहीं पे भी, जैसे इंडिया में आपको ये स्नैपडील और इस तरीके के दूसरे वो थे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाले थे, जो ये आपको मिलते हैं कि इन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसे बिलियन डॉलर कंपनी बनाया, और फिर अब वो वो एक नॉर्मल इंसान थे। शायद उनके पिताजी 20,000 रुपये महीना कमा के उनको पढ़ाते लिखाते और पूरी फैमिली को चलाते होंगे। एक एक दो कमरे के अपार्टमेंट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचपन से लेके बड़े होने तक गुजारी होगी, पर आज वो लोग मिलियनर हैं। ऐसे आपको हज़ारों स्टोरी इंडिया में मिल जाएंगी जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की। ऐसी स्टोरीज आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। ओ आई मीन, ज़ीरो कोई चीज़ नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शन के बारे में कहा जाता है कि एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। तो ऐसे बहुत कम आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि अगेन एक मोर इंट्रेंच्ड सिस्टम है अमीर और पावरफुल लोगों के द्वारा जो इंट्रेंच्ड हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी भी सिंध के रूरल एरियाज में इंडेंचर्ड सर्विट्यूड है। उनके देश में कभी भी आज़ादी के बाद आज तक लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, इनफैक्ट जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार जो थे, ज़मींदार की भी दो टर्म की दो सेंस है। एक पाकिस्तान कह रहा हूँ, पंजाब का एरिया है, उसमें ज़मींदार का मतलब होता है किसान, जिसके पास ज़मीन है, थोड़ी सी भी हो वो ज़मींदार माना जाता है। जीवीदार भी कहते हैं उसे वो। पर इन लार्जर सेंस, इन एन एकेडमिक सेंस, ज़मींदार का मतलब होता है जो लैंड होल्डर्स होते हैं, जिनके पास हज़ारों हज़ार एकड़ में ज़मीनें होती हैं। इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने इस पूरी लैंड को लेके एक लैंड रिफॉर्म कमेटी बनाई, और जो जिन लोगों के पास ब्रिटिश की वजह से या पुराने उनके मनसबदारों की वजह से, फॉर या फिर व्हाट्सओएवर रीज़न, एक क्रेजी अमाउंट ऑफ लैंड थी जहाँ पे दूसरे लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने बहुत हद तक थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश की सिचुएशन को। आई थिंक कुछ हद तक रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ होगा, जो कि इतनी ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन वाली कंट्री में किसी हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है। अगेन, आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, बट कुछ सिचुएशंस में एग्जेम्पशंस करने के चांसेस होते हैं। बट मुझे इतना नहीं डिटेल में आइडिया कि क्या गरीबों को लैंड दी गई थी उस वक्त या क्या हुआ था, इतना नहीं मुझे पता। मुझे आई डोंट थिंक कि गरीबों को लैंड दी गई हो, क्योंकि मैं आज भी गांव में ऐसे गरीब लोगों को देखता हूँ जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो मजदूरी करते हैं किसी और की ज़मीन पे। तो या बट पाकिस्तान में उस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह कुछ हुआ ही नहीं उधर। इनफैक्ट बहुत से लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान बनाने के पीछे जिन लोगों ने फाइनेंशियल बैकअप दिया था, वो वही लोग थे जो नहीं चाहते थे कि जब देश आज़ाद हो जाए तो डेमोक्रेसी आए, तो लैंड रिफॉर्म होंगे, तो उनके जो बिलियंस की जो ज़मीनें हैं, आई एम टॉकिंग इन डॉलर्स, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़मीनें होंगी, वो सरकार ले ले और बांट दे लोगों में। तो ये भी एक चीज़ रही होगी। उसके बाद तो ये बेसिकली वहाँ के एक, अगर आपको बेसिक हालात समझने हैं, एक कंडीशनिंग समझनी है, तो ये है। तो जो आम इंसान है जो टैक्सी चलाता है, या जो नॉर्मल 25-30 हज़ार की, 50,000 की, 1 लाख 2 लाख की नौकरी करता है। अच्छा, एक और बात वहाँ समझने वाली है, क्योंकि उनकी कंट्री में थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमारे से ज़्यादा है रुपी के सेंस में। ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए के बीच में पाकिस्तानी रुपये का एक इंडियन रुपी होता है। तो इस हिसाब से जो रुपी की इन्फ्लेशन है वो वहाँ ज़्यादा है। अब जैसे मान लो इंडिया में आपको 5 या 10 रुपए में चाय मिल जाएगी, तो वहाँ आप इस चीज़ को रिलेटिवली ये लगा लो कि वहाँ 15 या 20 रुपए से कम की, 20 रुपए से कम में शायद पाकिस्तानी रुपए से कम में आपको चाय ना मिले।
अच्छा, जब हम पैसे की बात कर रहे हो और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, ऑटो के ट्रक के पीछे भागते हैं। वो जो आपको विजुअल्स दिखते हैं वो झूठ नहीं है, लेकिन वैसे विजुअल अगर कोई इंडिया में क्रिएट करना चाहे तो आटे के ट्रक के पीछे चाहे ना भाग रहे हो, लेकिन सरकारी राशन की दुकान के बाहर लाइन लगाने वाले बंदे आपको मिल जाएंगे, जो कि कोई कमी ही नहीं है उस तरीके की चीज़ों की। या अगर आटे की बोरियां कोई ट्रक से फेंक फेंक के बांट रहा हो, तो ऐसी जगह हमें हमारी कंट्री में मिल जाएंगी जहाँ लोग भाग रहे होंगे उसके पीछे, क्योंकि फ्री का आटा मिल रहा है, भाग के मिल। कभी आपने मुफ्त खाना बढ़ते हुए देखा हो तो आपको पता होगा, लोग लेने की कोशिश करते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग भूखे मर रहे हैं, वो लोग सिर्फ मुफ्त का माल अगर मिल रहा है तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाला जो सीन है, वो भाई है। वो एक जो महरूम तबका है देश का, जिसके पास लाइक एक स्टाइलिश लाइफ स्टाइल नहीं है, वो बेचारे हैंड टू माउथ है, रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाते हैं, अगर उन्हें फ्री में कुछ मिल रहा है तो वो उसके पीछे भागेंगे। तो ये ही कुछ हालात पाकिस्तान के भी हैं। वहाँ पे भी गरीब लोग हैं भाई, अब सरकारी आटा बटने आया तो भागने लग गए उसके पीछे छीनने के लिए। पर ऐसा नहीं है, ट्रोलिंग लोग करते हैं, वो जिसको करनी है वो वहाँ पे ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी ट्रोलिंग करते हैं। टॉयलेट नहीं है तुम्हारे पास, ये वो। पर कैपिटा कम टॉयलेट है पाकिस्तान में इंडिया से तो ट्रोलिंग कोई ट्रूथ या फैक्ट के बेस पे तो नहीं होती। तो जिसको ट्रोलिंग करनी है वो करो, दोनों साइड से होती है, उसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है। बट जस्ट जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं बड़े लेवल पे और हर कोई भूखा मर रहा है। नहीं भाई, अच्छा खाना खाते हैं वहाँ पे लोग। इनफैक्ट अगर आप बिहार के कुछ एरियाज़ को कंपेयर करोगे या उड़ीसा के कुछ एरियाज़ को कंपेयर करोगे जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, वैसे एरियाज़ पाकिस्तान में आई थिंक जितने इंडिया में ओवरऑल उतने पाकिस्तान में नहीं होंगे। और मुझे पता है ये बात काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, बट उनके पास रिलेटिव टू पॉपुलेशन रिसोर्सेज इंडिया से ज़्यादा हैं। प्लस उनको अमेरिका से बहुत पैसा मिलता है, बहुत बेइंतहा पैसा मिल आई मीन अब तो नहीं मिलता, लेकिन मिलता आया है। तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो, एक रोटी भर तो पहुंच ही जाती होगी ना आखिरी इंसान को भी। तो वो वाली बात है, तो इतने भी बुरे हाल नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है उनका काम। ठीक है, जैसा हमारा चल रहा है दाल रोटी, वैसा ही उनका भी चल रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे आपको ठीक ठाक डिसेंट खाना मिलेगा देखने को, ये वो। मैं पर्सनली कभी नहीं गया, बट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। दूसरा, अगर अब ये तो हमने थोड़ा बहुत इधर उधर का समझा। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो मैं पर्सनली एटलीस्ट 10 पाकिस्तानियों के साथ मिला हूँगा। उनके साथ डिफरेंट लेवल का इंटरेक्शन हुआ होगा, किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती भी रही होगी, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत रही होगी, किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रोफेशनल सिचुएशन रही होगी। एटलीस्ट 10 तो होंगे मिनिमम। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ काम पे मिलना जुलना, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन है बस प्रोफेशनल, बट एक दूसरे को पसंद नहीं करते इस तरीके का। किसी व्यक्ति से हेल्प भी ली होगी, किसी व्यक्ति की हेल्प भी की होगी। तो हर तरीके के लोग, आई मीन हर तरीके तो नहीं, बट कुछ डिफरेंट तरीके के लोगों से मैं डेफिनेटली मिला हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि 60 से ज़्यादा प्रतिशत लोग वहाँ पे क्योंकि पंजाब से हैं, तो कंट्री का जो माइंडसेट है वो डोमिनेट करता है पंजाबी स्टाइल माइंडसेट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिलीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं? रिलीजियस इन द सेंस लाइक ईमानदारी से रिलीजियस, यानी कि जो उनका रिलीजन प्रीच करता है वो ईमानदारी से फॉलो करते हो? नहीं। इनफैक्ट जिस हिसाब से रिलीजन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग नहीं जानते, लेकिन वो शायद ऑलमोस्ट एथियस्ट हैं। उसका रीज़न ये है कि कोई भी गॉड फियरिंग इंसान इतने बड़े नंबर पे दो नंबरी नहीं करेगा जितनी वो लोग करते हैं। और हमारा भी लोग इसमें पीछे नहीं है। और इस लेवल का कंडक्ट उन्हें मैन और वुमेन ऑफ गॉड तो नहीं बनाता।
उन्हें एथियस्ट बनाता है, बट वो कभी भी ऐसा कहना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। बट उनकी जो हरकतें हैं वो एथियस्ट वाली हैं, क्योंकि एक एथियस्ट व्यक्ति ही जो इस बात में मानता हो कि कोई मोरालिटी नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। और मैं नहीं कहता कि एथियस्ट ऐसे होते हैं, मैं कहता हूँ कि इस बात की जस्टिफिकेशन एथियज्म के थ्रू ही लाई जा सकती है कि जिस तरीके की दो नंबरी आप कर रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एथियस्ट दो नंबर लोग होते हैं। एथियस्ट ह्यूमन मोरालिटी होगी उनके अंदर, वो उससे ड्राइव होकर मोरल होंगे, चोरी नहीं करेंगे, लॉ फॉलो करेंगे, वट एवर जो भी। बट इस तरीके का काम करने के लिए अगर आपको भगवान से डर लगता है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इतना झूठ नहीं बोल सकते, इतनी चोरी नहीं कर सकते, इतना किसी और व्यक्ति के साथ बुरा नहीं सोच सकते। और अगेन ये कोई वो स्पेशल नहीं है, इस बारे में हमारे यहाँ भी उस तरीके के बहुत लोग हैं, बट ओवरऑल एक फ़र्क आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। पाकिस्तानीज जितनी भी ये वेस्ट की कंट्रीज है, कनाडा, यूएस, यूके, इन सब कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने के लिए नंबर 1 पे है। आई मीन लास्ट पिछले 5 6 7 सालों में इंडिया का जो कचरा डेमोग्राफी है वो बाहर आना शुरू हुआ है, तो इंडिया की ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शायद थोड़ा नीचे गए होंगे। बट इंडियन जो कम्युनिटी थी 5 7 साल पहले तक, जितनी भी वेस्ट की कंट्रीज हैं, वो आइडियल, वन ऑफ द आइडियल कम्युनिटीज़ मानी जाती थी। अभी भी बाय फार द हाईएस्ट मनी मेकर्स या हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी में इंडियंस आते हैं अमेरिका में, बाय फार। लाइक जो दूसरे हैं वो उनसे लाइक 2/3 पे अटके हुए हैं, तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तानीज को देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स करते हैं, वेलफेयर वगैरह पे रहते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये लैक ऑफ मोरालिटी से आती हैं, दो नंबरी वाले माइंड। अगेन किसी भी पाकिस्तानी को अगर इसमें कोई भी शक है, अगर कोई देख रहा है, आप स्टैट्स देख लो, आप किसी भी कंट्री में जाके जो उनके वेलफेयर लेने वाले लोग हैं उससे जो आपका रेशियो है पॉपुलेशन का और वेलफेयर लेने वालों में जो रेशियो है उसको आप मैच कर लेना, आपको एक ह्यूज मिस मैच मिलेगा टूवर्ड्स, स्क्यूड टूवर्ड्स लेने वाले लोगों की तरफ। आई मीन ओवर रिप्रेजेंटेशन की तरफ पॉपुलेशन में। तो ये जो है ना, ये मोरल करप्टनेस जो ये है, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। जो उनका आपको पॉम्पस नेचर आपको लगता है, अब ये थोड़ी सी बात हमारे यहाँ के लोगों को भी शायद बुरी लगे, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है वो पंजाबी है बेसिकली। देखो, हर जगह से आने वाले लोगों का एक सर्टेन टाइप का नेचर होता है। किसी के नेचर में कोई एक एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है, किसी और कम्युनिटी के नेचर में कोई एक अनदर एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है। अगर पंजाबीज़ की बात की जाए, इंडियन पंजाबीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? फ्लैशी, पैसा दिखाएंगे, गाड़ियाँ लेंगे, पैसे आएंगे तो सबसे पहले गाड़ी खरीदेंगे, राइट? शादियों में फुल डांस वांस करेंगे। आप उनके गाने सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जो सबसे तगड़ी अचीवर कम्युनिटी है वो पंजाबी ही है। आई मीन हर किसी की अचीवमेंट होगी, आपकी भी होगी, नो डाउट। बट और किसी, कभी आपने मराठी लोगों को नहीं सुना होगा कि यार हमने तो पट्टे चक दिए। आई मीन फट्टे चक ये ये टर्म ही पंजाबी की है कि मराठी मराठी ये वो। बट आपको ऐसे बहुत सारे गाने आपने सुनोगे इसमें, ओ पंजाबी ये फलाना ढिमकाना। अगेन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि अगर आप रैशनली सोचोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें सच है। तो एक एटीट्यूड वाला है, थोड़ा मीटर जो है ना एटीट्यूड का वो थोड़ा ऊपर है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़। गढ़वाली आपको ऐसे नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा फ्लैशी, या यूपी के लोग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि और लोगों में दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बिहार से हूँ, राइट? बिहार के लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जातिवाद की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ,
एक बेसिक सिविक सेंस की बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि पूरे इंडिया में ही है, बट मैं बिहार की अगर बात करूँ तो बेसिक सिविक सेंस की प्रॉब्लम है। ओवरऑल हम काफ़ी गरीब राज्य अत्यंत गरीब राज्य है इंडिया का। बट फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर भी जो बिहार से व्यक्ति मिलेगा आपको, आप उसको पूछोगे कि आप बिहार से होने पे कैसा फील करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेगा इस बात पे कि मैं बिहार से हूँ, इवन दो कि इंडिया का सबसे गरीब राज्य है, पिछड़ वन ऑफ द मोस्ट पिछड़ा हुआ राज्य है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर इंसान को अपने जो इस इंसान का मेंटल बैलेंस ठीक है, वो किसी खास तरीके के कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हुआ, उसको अपनी कम्युनिटी पे प्राउड होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर का पार्ट है, और ये एक्चुअली एक हेल्थी चीज़ है ऐसा होना। आई मीन एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस वे में ऐसा होना एक हेल्थी चीज़ है, हेल्थी साइन है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ ठीक से है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बिल्ड हो रखा आपके दिमाग में। ठीक है, एक वर्ड है इसका लिए हिंदी में बड़ा फनी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कुंठित नहीं है आप। तो तो बिहार में भी प्रॉब्लम है, बिहार में एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है, पंजाब में एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। पंजाब में ये प्रॉब्लम है भाई, चौड़ फुल है। लेफ्टिस्ट के शब्दों में बात की जाए तो मेल शॉविनिज्म बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ये चीज़ उस तरफ भी है, ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक कॉमन कल्चर है, कॉमन सब कुछ है, क्योंकि ओवरऑल तो वो सिर्फ लोगों ने रिलीजन चेंज कर लिया, बट कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, तो वो उस साइड भी है। एक महान इंसान ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, ये पंजाबियों की दुश्मनी है आपस में, क्योंकि उस साइड भी डिसीजन मेकर्स पंजाबी हैं, और इस साइड भी अप अंटिल वेरी रिसेंटली जो वन ऑफ द मोस्ट पावर के कॉरिडोर्स थे उसमें वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट लोग जो थे वो पंजाबी थे, अभी भी हैं। बट अब थोड़ा सा सीट गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा चली गई है, ये कह सकते हो आप, यूपी की तरफ थोड़ी चली गई है। पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा उनका भी था ठीक पहले भी, बट पंजाब भी एक बहुत लेट्स से स्ट्रॉन्ग होल्ड था पावर का, और कुछ हद तक अभी भी है। स्पेशली अगर आर्मी में देखें तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और अगेन आई मीन ये जो चीज़ें हैं, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल पीपल पंजाबी होते हैं भाई। अगर आपको मदद चाहिए है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो अगर 7 लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट्स से हैं जो एक साथ जा रहे हैं, तो शायद पंजाबी बंदा सबसे पहले आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। तो ये भी बड़ी बात है, बट ये चीज़ भी अक्रॉस द बॉर्डर भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे पाकिस्तानी मिलेंगे जो बहुत खुले दिल के होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत अच्छे से आपको डील करेंगे, किसी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो एज ए ह्यूमन बींग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी जिसको कहते हैं मेहमान नवाज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये यकीन, ये सब कुछ कल्चर से आया है, ये एक पंजाबी कल्चर है, जितना पॉम्पस है उतना खुले दिल का भी है। तो ये चीज़ है राइट, इसका एक बैलेंस है। बट इसमें ये होता है कि एक एयर ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है उस सर्टेन रीजन के लोगों में, कि वी आर सम हाउ बेटर देन दी अदर्स, और उसमें आप मिक्स कर लो जो रिलीजन का घोल ऐड हो जाता है जब पाकिस्तान की साइड पे, कि एक तो वैसे ही मतलब पंजाबीज आर द बेस्ट राइट। और अगेन ये मैं नहीं कह रहा, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, ये पंजाबी लोग, सुशांत सरीन पंजाबी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो खुल के गालियाँ देते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगेन मैं उतना मतलब उस तरीके का भाव नहीं रखता, क्योंकि मेरे जो ज़िंदगी के सबसे बड़े बड़े हेल्प करने वाले लोग थे डिफरेंट स्टेजेस पे, वो ज़्यादातर पंजाबी थे। इनफैक्ट मैंने एक अच्छा खासा अरसा कनाडा में गुजारा है, वहाँ ऑलमोस्ट सारे दोस्त ही पंजाबी होते थे, ऑलमोस्ट, कुछ को छोड़ के। और वो बड़े बढ़िया लोग होते हैं यार, बढ़िया, उनके साथ आपका हंसी खुशी मस्ती में टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई स्पेसिफिक इंसान हो जो किसी और बात से ही कुढ़ा बैठा है, उसकी उसकी बात अलग है, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मिले। तो एक तो पंजाबी सुपीरियोरिटी वाला जो नेचर है, दूसरा है कि थोड़ा सा अगर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म जो है उसमें भी ये चीज़ है कि हम सही हैं, बाकी जो भी हैं वो नर्क में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं। अगेन अब ये उनका रिलीजियस
डॉगमा कह लो आप, या आइडियोलॉजी कह लो आप, या जो भी कह लो, तो वो उस पंजाबी सुपीरियोरिटी में ऐड हो जाता है, और फिर बनता है ऐसा कॉकटेल जो भाई एक्सट्रीमली डेंजरस है। एक्सट्रीमली कभी किसी किसी सूरत में आपको बहुत, फॉर एग्जांपल ये जितना भी आप देखते हो ना कि उस साइड जो लोग घूमने जाते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, बहुत मेहमान नवाजी होती है, पैसे लोग नहीं लेते, ये भी उसी चीज़ का वो है। लेकिन हमारे साथ गलती हो रहा है और हम कर ही देंगे हमला, और जिस दिन हमने चाहा हवाई घोड़ों पर चढ़ के हम लाल किले में झंडा लहरा देंगे। ये वाली जो बातें हैं ये भी उसी से आती हैं, जिनका रियलिटी से कोई कनेक्ट नहीं है। पॉम्पसनेस की हाईएस्ट लेवल की, लाइक इडियोसी, लेकिन ये उसी से आता है। अगेन भाई मैं आप ये अगेन किसी को अगर बुरा लग रहा है, बहुत बढ़िया लोग भी हैं, बट बहुत एक एयर ऑफ सुपीरियोरिटी आ रही है दो चीज़ों की वजह से मिलके। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट? आई शुड बी हम्बल वाइल सेइंग दिस, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो एक तो ये वाली चीज़ है कि बस वी आर द ट्रूथफुल, राइचियस, डिजर्विंग, पावरफुल, टैलेंटेड। आप एक बात सुनोगे वहां पे लोगों के मुंह से, पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो यूज कर लो भाई, ले आओ। जो चीज़ भरी हुई है वो तो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना। वही अगेन इसमें वही, ये सारे साइंस हैं उसी हमसे बेहतर कोई नहीं के एटीट्यूड वाले, ठीक है? तो ह्यूमिलिटी आई थिंक विल डेफिनेटली हेल्प देम इफ दे कैन हैव सम, इट्स माय हम्बल ओपिनियन। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैं पहले बोल रहा था, दो नंबरी। क्योंकि उनकी देश की जितनी मलाई है, और मलाई के बाकी बचा जो दूध है, और दूध के बाद जो छाछ है, वो तक भी पावर पोजीशंस में बैठे हुए लोग, बिजनेसमैन, आर्मी, ये लोग खा जाते हैं पहले ही। आम बंदे के पास वैसे ही कुछ नहीं बचता। बहुत ज़्यादा डेस्परेट एक तरीके की सिचुएशन है वहाँ पे, इस सेंस में अगर आप देखो तो। फॉर एग्जांपल आप देखो तो जिस तरीके से बोट्स में भर भर के यूरोप में, मेडिटेरेनियन में कभी बोट डूब रही है, कभी स्पेन के कोस्ट पे, वेस्टर्न अटलांटिक में, नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, स्पेन के कोस्ट पे जो अटलांटिक है, वहाँ पे बोट डूब रही है। अक्सर 200-200, 300-300 पाकिस्तानी मर जाते हैं बोट डूबने की वजह से। इंडियंस भी मरते हैं, पर इतने बड़े नंबर्स में नहीं, जबकि रेशियो तो 7 गुना होना चाहिए, क्योंकि 7 गुना बड़ी पॉपुलेशन है। बट क्योंकि इंडिया से ज़्यादा लोग इतना बाहर जाना, कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब, गुजरात, आजकल थोड़ा सा आंध्रा वालों को भी अमेरिका जाने का थोड़ा सा है, और हरियाणा आजकल आ गया आगे। तो ये जो इंडिया से जाने वाले आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे वो इन्हीं स्टेट से मिलेंगे, इनके बाहर के नहीं होते। आपको कभी भी कोई राइट यूपी का बंदा या दिल्ली का बंदा रेयरली मिलेगा जो कभी ऐसे इलीगली डोंकी वोंकी मार रहा हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग, राइट, कुछ कुछ स्टेट्स में ये थोड़ी सी एक तरीके की लोगों को देख के होड़ मची हुई है। बट पाकिस्तान की तो मेन पॉपुलेशन पंजाब से है, और पंजाब के अलावा भी वहाँ के लोग, फॉर एग्जांपल पश्तून वगैरह भी जाने की कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से यूरोप की कंट्री में, और अक्सर एक्सीडेंट में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो ये जो लॉ तोड़ने की, दो नंबरी करने की, और खुद के सही होने की, और खुद के सुपीरियर होने की, खुद को सुपीरियर भी हैं, सही भी हैं। अभी उनके आर्मी चीफ की अगर आप स्पीच सुनो तो वो क्या बोल रहा था? यू आर सुपीरियर पीपल, योर आइडियोलॉजी इज सुपीरियर। आइडियोलॉजी सुपीरियर होने का मतलब है आप ठीक हो, आप बेहतर हो दूसरे से, आप सही हो दूसरे के मुकाबले में। आप जो कह रहे हैं आपकी बात ज़्यादा बेहतर है, आपकी बात ज़्यादा सही है। तो यू आर अ सुपीरियर पीपल, यू आर, योर आइडियोलॉजी इज सुपीरियर, यू आर डिफरेंट। ये सारी बातें उस व्यक्ति ने बोली। तो ये सारी बातें आपको क्या बताती हैं? वही पॉम्पसनेस जो मैं बता रहा हूँ आपको, वही
सुपीरियोरिटी की जो एयर है, यू नो, कि वी आर द सुपीरियर पीपल, वही अपने सही होने का ओवर कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ आर्मी चीफ की बात नहीं है। आर्मी, सबसे पहले ये ध्यान रखो, आर्मी चीफ वो बंदा है जो एक्चुअल किंग है उस कंट्री में। किंग कह लो, डिक्टेटर कह लो, जो मर्जी कह लो, तो वहां से ये बात आ रही है। जो सबसे पावरफुल बंदा है कंट्री का, वो ये बात बोल रहा है। और एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि वो एक समझदार है। और मैं ये नहीं, अगेन ये भी बात याद रखो, जो व्यक्ति इस माइंडसेट पे चल रहा है ना, वो स्मार्ट तो है ही नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव है ही नहीं। अपने अंदर झांक के देखना, रियलिटी के साथ चीज़ों को कनेक्ट करना है ही नहीं। किसी स्टेट का इतना बड़ा पावरफुल आदमी इस तरीके की स्पीच, जो वो स्पीच थी, दे ही नहीं सकता अगर उसमें थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस है। इट्स एक्चुअली अ वेरी डम्ब एंड वेरी क्रिंज थिंग टू से। कभी भी इस तरीके की चीज़ आउटराइटली नहीं कही जाती। जो लोग सुपीरियर होते हैं वो चिल्लाते नहीं है कि हम सुपीरियर हैं, स्पेशली इस हाई लेवल पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चिल्लाओ। इमेजिन करो कि मोदी जी कहना चालू कर दें कि इंडियंस दुनिया के सबसे सुपीरियर लोग हैं, हमारी आइडियोलॉजी दुनिया में सबसे सुपीरियर है, हम बेहतर हैं बाकी की दुनिया से। कैसा लगेगा भाई? इमेजिन करना भी मुश्किल है ना। उनकी बातें अगर आप सुनोगे तो वो क्या होती हैं? भारत ने हमेशा दुनिया को कुछ दिया है, भारत हमेशा इस चीज़ की बात करता है, भारत हमेशा लोगों की रक्षा करने की बात करता है, भारत हमेशा शांति का वो लेके आता है। अपने एट्रीब्यूट्स को बताते हैं कि हम इस चीज़ के सोचने वाले हैं, शांति, हम्बलनेस। ये हम्बल हो ना। जो सच में शातिर लोग होते हैं ना, वो हमेशा हम्बल बनते हैं, होते नहीं है। पीआर इसी को कहते हैं। हम्बल नहीं होते, बट कहते हैं कि हम बहुत हम्बल हैं। जो सबसे ज्यादा हम्बल हम्बल कर रहा होगा ना, समझ लो बहुत शातिर बंदा है। और ये वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता, जिसकी मुझ वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल इंटेलिजेंस में वहाँ के लोग शायद बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरी कंट्री, बट एक अच्छा खासा तबका बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। और इसीलिए वो, जिस तरीके के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वहाँ, जिस तरीके की कोई भी साइंटिफिक आपको वहाँ से कोई एडवांसमेंट, ब्रेक थ्रू कुछ सुनने को नहीं मिलता। इंट, वहाँ इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए तो वो हो रहा है यार। इसीलिए तो उस तरीके का माइंडसेट वहाँ डेवलप हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि ऐसी जगहों पे जो कुछ एक आध इंटेलिजेंट लोग होते भी हैं ना, वो भी वहाँ से फौरन से पेशतर गायब हो जाते हैं, निकल लेते हैं पहली फुर्सत में। तो ये भी एक उनकी, आई थिंक। और अगेन यार, मुझे हैरानी है कि क्या बंदा है यार ये लीडर है, शर्मनाक बात है। कह रहा है ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन पता नहीं गेन है, पता नहीं क्या है। अरे यार, तुम्हारे देश से समझदार व्यक्ति, केपेबल व्यक्ति जा रहा है, ब्रेन ड्रेन है, बहुत बड़ा नुकसान है, उससे बड़ा कोई और नुकसान नहीं है। इंडिया का भी एक बहुत बड़ा ब्रेन पावर बाहर चले जाता है, इंडिया का नुकसान होता है उससे, पैसे आ जाते हैं। आपने ही सुना है ना कि पूरी ज़िंदगी गुलामी करते रहोगे एक छोटी सी नौकरी के पीछे, या कुछ खुद का खड़ा करोगे, ये वो वाला फ़र्क है। पूरी ज़िंदगी विदेशों से आने वाले छोटे छोटे चिल्लर मनी, बेसिकली कितना आता है फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को? 40 बिलियन, 50 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान की 24 करोड़, 25 करोड़ के साइज़ की कंट्री के लिए वो चिल्लर होना चाहिए। इंडिया में 200 बिलियन डॉलर आता है, 200 250। इंडिया के लिए वो चिल्लर होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट हमारे यहाँ के लोग समझते हैं। फॉरेन रेमिटेंस चिल्लर है, उसके सामने अगर वो लोग यहाँ होते और उन कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ का यूज़ यहाँ किया जाता, तब जो प्रोड्यूस होता, उसके मुकाबले में जो रेमिटेंस आता है वो दो कौड़ी का नहीं है। इसमें एक रिस्क है
कि क्या पता वो लोग यहाँ पे अपने टैलेंट को ही वेस्ट कर देते। ये रिस्क है, ये रिस्क हमेशा लाइफ में होता है। जब आप एक छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी वाली नौकरी को छोड़ के बिजनेस में घुसते हो, रिस्क तो आप रिस्क ले रहे होते हो कि हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए, आप कर्जे में चले जाओ और फिर वापस उस नौकरी में जाना पड़े और उससे भी गुजारा ना हो पाए। ये रिस्क हमेशा होता है। कंट्री के लेवल पे भी सेम रिस्क है। बट ये कभी भी सही नहीं है कि आप अपनी जनता को भेजते रहो और उसे पूरी दुनिया के आगे छाती ठोक के मेडल की तरह दिखाओ, गर्व बताओ कि हमें गर्व है इस पे। शर्म की बात है ये कि ये कंट्री अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही अपने लोगों को। हंसते होंगे लोग देख के यार ये, और हंसने वाली बात भी है। तो आई एम सॉरी पाकिस्तान की जनता के लोगों, आपकी बदकिस्मती है कि इस तरीके का व्यक्ति इस वक्त आपके सबसे सुप्रीम पोजीशन पे बैठा हुआ है। और ये मैं आपकी भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ बाय द वे। तो अगेन, सुपीरियर माइंड मेंटालिटी, सुपीरियर माइंडसेट, सुपीरियोरिटी है हम, तो ये लोग हैं। अब इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि ये हमेशा सही भी होते हैं, और अगर जो ये हमेशा सही हैं तो इनको ये भी, अच्छा इसमें ये 2 नंबर वाला भी ऐड आपको याद होगा कि झूठ बोलने में, एक मैं आपको बात बताता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में एक और फर्क बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में झूठ जितने आराम से, जितने खुल के, जितना चौड़ में बोल दिया जाता है, या जितना कंफर्टेबली बोल दिया जाता है, बिना शर्म के आंखों में आंखें डाल के बोल दिया जाता है, इंडिया में वो लेवल नहीं है। और इंडिया में है, इंडिया से बहुत कम किसी भी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, किसी भी वेस्टर्न देश में, जापान में। तो हम इन लोगों से बहुत पीछे हैं और पाकिस्तानी हमसे भी थोड़ा पीछे हैं, और ऐसे भी देश हैं जो इनसे भी बहुत पीछे हैं। इसका एक बहुत सिंपल लिटमस टेस्ट है। जिस जिस देश की मोरालिटी, आम इंसान की, आम इंसान के प्रति मोरालिटी जितनी अच्छी, हाई होगी, वो देश उतना ही ज़्यादा अच्छे हालात में होगा ओवरऑल। फॉर एग्जांपल, जापानियों की मोरालिटी शायद हाईएस्ट है दुनिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट कह लेते हैं। उनका देश द मोस्ट ऑर्गेनाइज है, द मोस्ट एडवांस्ड है, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तरीक़ों से इंसान की एवरीडे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, सफाई बिल्कुल बढ़िया है। अमेरिका उनसे और हमारे बीच में कहीं, हम अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कहीं। तो पाकिस्तान के हालात हमसे थोड़े ज़्यादा ख़राब है, इसका मतलब वहाँ पे मोरालिटी लो है। ये लिटमस टेस्ट है, कभी भी 2 कंट्री के बीच में अगर आपको करना हो कंपैरिजन, तो ये देख लेना कि ओवरऑल हालात किस कंट्री के बेटर है। इसका मतलब वहाँ के लोग मोरली ऊपर हैं, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लोगों का एक दूसरे पे, इंसान का इंसान पे ट्रस्ट। पूरी की पूरी सिस्टम सोसाइटी की ट्रस्ट पे चलती है। जिस देश में मोरालिटी नीचे होगी उस देश में ट्रस्ट लेवल नीचे होगा। मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। अफ्रीका के हालात हमसे भी बुरे हैं, तो यानी कि उनकी मोरालिटी हमसे नीचे होनी चाहिए है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कभी भी मेट्रो में सफ़र किया होगा, आपको बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स दिख जाएंगे आते जाते, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको, उनकी लेडीज़ को, मर्दों को, हर किसी को। अगर ट्रेन में भीड़ है और खड़े होकर जाना पड़ रहा है, सीट अवेलेबल नहीं है, तो वो एक गिद्ध की तरह सीट के आगे खड़े हो जाते हैं। और किसी औरत को ज़रूरत हो, किसी बूढ़े इंसान को ज़रूरत हो, उसकी सीट बन भी ना रही हो, मतलब सीट खाली हुई किसी और के आगे, वो भाग के उसमें बैठने की कोशिश करेंगे। मतलब जो उनका हक नहीं है वो मारने की कोशिश करेंगे, और जो ज़रूरतमंद इंसान है उससे भी छीन के अपना फ़ायदा करवाएंगे। और कितनी छोटी सी चीज़ के लिए, एक आधे घंटे, 1 घंटे की ट्रेन राइड के लिए बस बैठने को मिल जाए इस चीज़ के लिए, तो एक 2 नंबरी का हाईएस्ट लेवल दिखता है उन लोगों में। और इसी वजह से उनकी कंट्रीज़ के ये वाले हाल हैं। तो पाकिस्तान अगर एक हाल में है, तो वो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी
उनको ये एक फीचर है उनका, बाय द वे, ये मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी इस चीज़ से अग्री करते हैं। एज अ सोसाइटी पाकिस्तानी लोगों को झूठ बोल के मज़ा आता है। आई थिंक मैंने एक बात की थी पहली वाली वीडियो में कि कैसे हर किसी को पता है कि डेमोक्रेसी नहीं है। गवर्नमेंट में वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में कोई और है, पर हर कोई प्रिटेंड कर रहा है एक्सेप्ट उसके जिसे निकाल दिया गया था लास्ट टाइम। ये एक साइकिल है। अभी इमरान खान, इससे पहले नवाज शरीफ की पार्टी PMLN। तो ये साइकिल पे बारियां ले रहे हैं, और जिसकी बारी नहीं होती ना वो रोता है बस। बाकी सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं सब कुछ सही है, सब कुछ, हम नॉर्मल कंट्री है, डेमोक्रेसी बढ़िया चल रही है, एक पेज पे है सारे। तो ये इनका एक फीचर है भाई, सारे एक दूसरे के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है कि हर दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, सब एक दूसरे से राजी हैं। तो जो ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपको बोलेगा भाई हमने तो 600 रफाल गिरा दिए तुम्हारे, आप बस इतना, हाँ भाई सही, बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गुड जॉब। क्योंकि इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं पहले भी कह रहा था, आप उसको उठा सकते हो या जगा सकते हो जो सो रहा हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे नहीं जगा सकते। तो ये एक ओवरऑल माइंडसेट है इस कंट्री का। पहले दिन से इनको पता है कि कश्मीर में एनेक्सेशन जो हुआ था, वहाँ के राजा ने डिपेंड था, वो एक रियासत थी, रियासत के मोनार्क को हक था किसके साथ जाना है ये डिसाइड करने का। ठीक है, कश्मीर के राजा ने इंडिया से एनेक्सेशन किया, इनके अटैक के बदले में इन्होंने अटैक किया कश्मीर पे, उसके बदले में राजा ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की। प्लॉट के कागज होते हैं ना, कश्मीर अगर एक प्लॉट है, आई मीन सॉरी मैं इस तरीके से आई एम पुटिंग इट दिस वे, बट टेक्निकली समझने के लिए, कश्मीर अगर एक प्लॉट है तो उसके कागज हमारे नाम पे हैं। तो प्लेबसाइट के बारे में ये बोलते हैं, इनको सब पता है पर फिर भी जानबूझ के बोलते हैं, इनको पता है कि ये नहीं, इनकी वजह से नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इनको प्लेबसाइट करवाना है, इनको पूरे JND नाम देखो, आज़ाद कश्मीर है इनके अंडर, आज़ाद कश्मीर नाम रखा हुआ, ये देख रहे हो, ये डाइकॉटमी, ऑक्सीमोरॉनिक वे ऑफ बीइंग। झूठ बोलना इनको, आई थिंक इनको कोई कोई टैलेंट लगता है कि और किस तरीके से झूठ बोला जा सकता है। ये है इनका सीन, आई डोंट नो क्या है, क्यों है, कैसे है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है या क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म है। बट एक चीज़ है, अगेन थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा हो कि मैं बैश कर रहा हूँ उनको, नहीं, मैं एक्चुअल में उनका माइंडसेट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बना हुआ है आज़ाद कश्मीर, तो इन्होंने चढ़ा दिए बंदे वहाँ पे, ठीक है। फिर राजा ने इंडिया से एनेक्सेशन, इंडिया गया, अब ये कहते हैं इंडिया ने कब्जा कर रखा है। अबे भाई जब तुमने भेजे बंदे, राजा ने हमसे फौज मांगी, उसने राजा ने कहा मैं शामिल करता हूँ तुम्हारे देश में, फौज भेजो, तो हम तो सही थे ना भाई, तुम घुस गए ना बिना पूछे। स्टैंड ऑफ ट्रीटी तुमने तोड़ी ना जो राजा के साथ तुम्हारी थी। कश्मीर का जितना भी एरिया तुम्हारे अंडर है, पूरा गिलगित बाल्टिस्तान से लेके नीचे जम्मू तक, जिसको तुम आज़ाद कश्मीर कहते हो, पीओके तो खैर ये पूरा ही है, जम्मू का एरिया, इस सारे से आपको अपनी सारी फोर्सेस हटानी पड़ेंगी, इंडियन फोर्सेस वहाँ जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी, तब प्लेबसाइट होगा। ये है UN का ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चीज़ें होनी है। ये आप कभी भी नहीं करोगे तो प्लेबसाइट कैसे हो सकता है, ये बात ये कभी भी नहीं बताते। तो ठीक है, इनको झूठ बोल के एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। अब लास्ट चीज़ ये है कि 100% टेररिज्म शायद ये कभी भी बंद नहीं करेंगे अपने एंड से, क्योंकि ये सुपीरियर हैं, ये सही हैं, और ये कभी भी गलत नहीं होते, और इनको झूठ बोलने में मज़ा आता है। 1000 बार इनका झूठ पकड़ा जाता है, पर शायद इनको लगता है कि यही तो लाइक खिलाड़ी हुआ जो झूठ बोलते हुए मुंह के ऊपर पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अगला झूठ लेके आ जाए।
खिलाड़ी वही है, इनका स्पोर्ट्स यही है। तो आई डोंट थिंक कि ये एक लॉन्ग टर्म में रुकने वाली चीज़ है, क्योंकि अपने माइंडसेट के अंदर ये एक राइचियस कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ही कंडीशन होती है इंसान की, उसको अपने आप को, वो अपने आप को ही झूठ बोल के कन्विंस कर लेता है। मैं ये भी बोलता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा सोच रहे हैं अरे हम तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं। ये इन्होंने अपने आप को साइकोलॉजिकली अपने ही बोले गए झूठ को मानने के लिए ट्रेन किया हुआ है। ये अगेन मैं मुझे नहीं पता किस तरीके का साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है ये, कोई कोपिंग मैकेनिज्म है या कोई सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्या है मुझे नहीं पता, बट ये है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये क्योंकि इस माइंडसेट में इन्होंने अपने आप को झूठ बोल के डाला हुआ है, ये करेंगे ऐसा। ध्यान रखो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये बुरे लोग हैं सारे के सारे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। एक हिस्ट्री है, एक माइंडसेट है, एक कल्चर है, एक बहुत सारी चीज़ें, दे केम टुगेदर एंड मेड इट लाइक दिस। पश्तून लोग ऐसे नहीं होते, बहुत डिसेंट होते हैं बात करने में, ठीक है। कुछ उनकी अपनी कमियां होंगी सोसाइटल, वो एक अलग बात है। मैं मिला हूँ पर्सनली बहुत सारे पश्तून लोगों से, पाकिस्तान के पश्तून लोग भाई इतनी तमीज़ से बात करते हैं ना, इतने लिहाज के साथ डील करते हैं, आपको लगेगा कि भाई यार क्या कल्चर्ड इंसान है। सेम बलोच, कल्चर्ड भाई, आप जनाब करके बात करने वाले बंदे। पाकिस्तानी थोड़े मस्ती खोर है बेचारे मस्ती खोर एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है बट 2 नंबर ये बड़ी तगड़ी है भाई। ये मैं कभी किसी सिंधी बंदे से मुझे याद नहीं है कि मैं मिला हूँ, लेकिन पंजाबीज और पश्तून और इनसे तो मैं मिला हुआ हूँ जो पाकिस्तान से। तो उनके अंदर इतनी ये 2 नंबरी झूठ वूठ बोलने वाली आपको बाकी नहीं मिलेगी। ये भी पंजाब का ही एक पाकिस्तानी पंजाब का ही एक स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल उनकी डेलिकेसी है जो भी है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है माइंडसेट की। इस माइंडसेट के तहत ये कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है। अगेन ये उनकी आर्मी जो है वो मलाई खाने वाला वो ग्रुप है जिसको एक पूरी की पूरी कंट्री मिली हुई है। ये मीम नहीं है, ये सच है, उनको मिली हुई है कंट्री। उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोसाइटी के जीवन जीने की जो चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल हैं। बेस्ट जगह पे प्लॉट अवेलेबल है, घर मिलते हैं, प्लॉट मिलते हैं, ज़मीनें मिलती हैं, बेशुमार पैसा मिलता है, बिजनेसेस में जॉब्स हैं, हर कुछ है। रिटायर होंगे कोई बढ़िया सी कंपनी में जॉब लग जाएगी जो कि उनकी खुद की कंपनीज है। तो मौजा ही मौजा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ फौजा ही फौजा ਉਹਨਾਂ ਦੀ लगी है मौजा ही मौजा, ऐसे करके है कुछ गाना या जो भी शेर। तो ये वाला सीन है, वो कभी भी इंडिया के थ्रेट को हटाना नहीं चाहेंगे। तो ये एक कैच 22 की सिचुएशन है। अगेन कोई भी हेट की बात नहीं है मुझे, कोई के एक एवरेज इंसान से वहाँ पे बिल्कुल भी हेट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बट हर सोसाइटी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इंडियन सोसाइटीज़ में भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके के ड्रॉबैक्स हैं, ये इनके कुछ हैं। और ये एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं कि हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं वो लोग। तो इन द फोर्सिएबल फ्यूचर तो इसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है। बेहतर फ्यूचर के लिए एक होप ही की जा सकती है। और जो ग्रुप है, देश है, शत्रु है जो आपको लिटरली डिक्लेयर करते हैं वो लोग, एक बात अच्छी है, दुश्मनी बनाने में वो फुल डिक्लेयर करते हैं। वो कोई इस तरीके का आभास नहीं देते कि नहीं हम तो बढ़िया लोग हैं, हम तो दोस्त बनेंगे। ये वो तो कहते हैं दुश्मन देश, दुश्मन मुल्क। हमारे यहाँ बड़े सारे टट्टू हैं जिनकी बात मैं कर रहा था पहले, जो पता नहीं कौन से भंग पी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि साला इतने सालों से चल क्या रहा है। देखते हुए एज इनकी इतनी इतनी हो रखी है, कहने को अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं। बट एनीवे, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। इनके एक मौलाना को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम पहलगाम के इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, वेलकम, वी वेलकम योर कंडेमनेशन। कहते हैं कि
दोनों देशों का एक दूसरे से बिल्कुल प्यार है, ये है वो है, एक थाली में बैठ के खाते हैं जब बाहर जाते हैं। ये एक बंदा है मोदी जिसका सर फेरा हुआ है और वो ये सब कर रहा है। यार 11 साल पहले मोदी नहीं था, 3-4 वॉर हो ली, हर तरीके की जो भी चीज़ आप सोच सकते हो वो हो लिया। अटल बिहारी वाजपेयी आपकी कंट्री में गए थे, आपने पीछे से कारगिल कर दिया। क्या करें, मोदी ने करवाया था वो आपको। मोदी गया था मुशर्रफ के पास कहने के लिए कि कारगिल कर दो। मोदी की गलती नहीं है भाई, मोदी ही तो पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन की भलाई की वजह है। उसका रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करे और हम रिटेलिएट ना करें तो हम अपनी जनता के साथ तो गलत करेंगे ही, पाकिस्तान की जनता के साथ भी गलत करेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि उनकी देश की सबसे पावरफुल एंटिटी जो अपने लोगों को भी दबाती है वो हमारे यहाँ भी चौड़ी हो रही है और हम उसे मौका दे रहे हैं, तो वो और पावरफुल बनती चली जाएगी, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाती चली जाएगी, उनका ऑपरेशन करती चली जाएगी, उन पे ऑपरेशन करती चली जाएगी और उनका भी ऑपरेशन कर उनका ऑपरेशन भी करते हैं बाय द वे वो लोग। तो ये हमारा फ़र्ज़ है भाई कि हम नैतिक मोरल फ़र्ज़ है हमारा कि हम अप्रोप्रिएट डंडा जितना बनता है उतना पूरा अंदर तक डालें उनके, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे और वो इस तरीके की हरकतें ना करें। एक दूसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है पाकिस्तान का रेज़ों d'être। रेज़ों d'être फ्रेंच का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द रीज़न ऑफ बीइंग, तुम्हारे होने की वजह। पाकिस्तान के होने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम डिफरेंट हैं हिंदूज से और हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो साथ में नहीं रह सकते। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है। जिन्ना का ये बोलना था जो कि अजीब चूतिया था। आई एम सॉरी कि मैं आई गेस किसी कंट्री के जो लीडर है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट हरकत तो जैसी की है उसको इसी नाम से बोला जा सकता है। पहले कहता है ये साथ में नहीं रह सकते और उसके बाद अब उसकी कंट्री में जो माइनॉरिटीज है उनको बोलता है ठीक है अब हम बन गए कंट्री, अब ना आप सब लोग आराम से जाके रहो। तो नहीं होगा वो, आई गेस जो मैं वर्ड बोला मैंने, नहीं होगा वो। हो सकता है वो ब्रिटिश से पैसे लेके उसने, क्योंकि वो एक बेसिकली था तो एक लॉयर, पैसे लेके एक चीज़ इनिशिएट कराना, किसी चीज़ की लॉबिंग करना, ये उसका काम था, ये प्रोफेशनल था उसका। तो बेसिकली अपनी ज़िंदगी का लास्ट केस उसने ये लड़ा है ब्रिटिश और वेस्ट का जो एक कंटेन करने वाला इंडिया और सोवियत यूनियन को जो चल रहा था उस वक्त, कम्युनिज्म की जो बाढ़ आई हुई थी उसको रोकने के लिए इंडिया और सोवियत यूनियन को लाइक एक बफर जोन बनाने के लिए उन्होंने कंट्री बनाई होगी। तो ये होगा, आज चूपा मार रहे हैं यही लोग उनके मुंह में जाके, ठीक ठाक उनको दे रहे हैं। अब इंग्लैंड में जाके इन्होंने जो लेनी की देनी कर रखी है ना इनकी, तो फुल जो जो सर्कल घूमता है ना कर्मा का, वो फुल अच्छी तरीके से मारता है जब जिसका टाइम आता है उसकी। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया का जो ये पिछले लाइक आज़ादी से पहले का जो ये 400-500 साल का जो सैड पार्ट बीता है जिसमें फॉरेनर्स ने आके कब्जा किया और एक तरीके से पूरी यहाँ के सिविलाइजेशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, कर तो नहीं पाया नुकसान, लेकिन नुकसान करने की कोशिश पूरी की उन्होंने, या नुकसान किया ख़त्म नहीं कर पाए, ख़त्म करने की कोशिश की थी, नुकसान कर पाए सिर्फ। तो ये इसलिए ही हुआ होगा क्योंकि जो हमारी भी सिविलाइजेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आ गई होंगी, जो ये जात पात की वजह से इंसानों में जो फ़र्क होना शुरू हो गया, जो डिस्पैरिटी आ गई, जो एक दूसरे के साथ बेइंसाफ़ी हुई होगी, ये कहीं ना कहीं उसका एक, सिविलाइजेशन जब नीचे जाती है ना तो उन्होंने बड़े 2 नंबरी की होती है तब वो नीचे जाती है। कंट्री, सिविलाइजेशन, ग्रुप्स, जब तक आपने छितर खाने वाले काम नहीं किए होते ना छितर नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल जो डिवाइन जस्टिस है ना मैं उसमें यकीन रखता हूँ, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा बुरा टाइम आया था तो हमने किया होगा, और यही बुरा टाइम ये जो पाकिस्तान जैसी एंटिटीज़ बनाने का, अगेन पाकिस्तान के लोगों, मुझे पता है आपका पूरा पूरा विश्वास अपनी कंट्री में है, मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आपको यही पढ़ाया गया आप यही मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री की एग्जिस्टेंस का कोई रीज़न नहीं बनता था। एक सेक्युलर कंट्री बनती है इंडिया जहाँ पे एक सीरियसली हर पंथ के लोगों को अपना पंथ प्रैक्टिस करने का और एक नॉर्मल जीवन जीने का अधिकार होता। ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये आगे जाने की बजाय पीछे जाता एक पैरेलल यूनिवर्स में। पर ब्रिटिशर्स ने जो अपनी मरवा ली उसके बाद अब वो लिटरली मरवा रहे हैं अपनी, इन्हीं अपनी क्रिएशन जो छोड़ के गए हैं साउथ एशिया में,
इन्हीं के जो छुट भैये पिल्ले जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनके द्वारा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। एनीवे ये किसी दूसरी टॉपिक की बातें हैं। तो तो एक बेसिक रीज़न या जैसे कहते हैं जड़ में पाकिस्तान की रीज़न ऑफ बीइंग में एक चीज़ है कि उनको एज प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल हिंदूज को बताना पड़ेगा कि दे आर बैड पीपल। और ये मतलब किसी तरीके का इनके साथ वो नहीं हो सकता, एक तरीके का संधि नहीं हो सकती इनके साथ किसी भी तरीके की। इनके साथ लिविंग कंडीशंस अरेंज नहीं की जा सकती, तभी तो बनाओगे ना तुम अलग कंट्री। तो जब तक ये चीज़ 100% एस्टेब्लिश्ड और एक्सेप्टेड नहीं होगी हर किसी के माइंडसेट में वहाँ पे, तो तब तक उनकी कंट्री का कोई रीज़न ही नहीं रह जाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, हम रह सकते थे, लेकिन अब कंट्री बन गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। उन लोगों का ये कहना होता है। पर अगेन बहुत बड़ी संख्या में जो हार्ड लाइनर है उनका ये कहना नहीं, हिंदूज तो होते ही नहीं है इंसान, इनके साथ तो रहना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये भी उनके माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा है जो वहाँ के उन लोगों को जो कि इसमें एक्सट्रीम बिलीव करते हैं उनको इस तरीके का पहलगाम हमले जैसा एक इंसानों के साथ, क्योंकि वो इंसान थे जो वहाँ पे घूमने गए थे टूरिस्ट, एक इस तरीके का व्यवहार करने का जस्टिफिकेशन देता है, मोरल फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को साथ मिला के देखते हो ना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिलीजियस मामले में वी आर द चोजन वन, और कि हमारे पास ही है, बाकी जो सब फॉलो कर रहे हैं वो गॉड के अगेंस्ट हैं, उसके बाद कि ये लोग तो बहुत बुरे हैं, उसके बाद कि ये लोगों ने तो हमारी ज़मीन ले रखी है, उसके बाद एक और बहुत बड़ा वहाँ पे प्रोपेगेंडा ही किया जाता है जो कि अब काफ़ी हद तक एटलीस्ट जो वहाँ पे सच में क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनके उनके दिमाग में आता है, उनको समझ में आता है कि इंडिया में तो जो मुस्लिम्स हैं ना भाई, वो तो जो होलोकॉस्ट के दौरान ज्यूस का हाल था ना, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, वो वाले हाल है इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके। रोज़ सुबह शाम ये गालियाँ खाते हैं इंडियन मुस्लिम्स से ऑनलाइन, इंडियन मुस्लिम इनको बताते हैं। इवन जैसे मान लो भाई असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी, जिनको कि वैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफ़ी एक सर्टेन एक्सट्रीम में देखा जाता है, वो लोग भी इनको सुबह शाम गालियाँ सुनाते हैं। बड़े बड़े इमाम जो हैं इंडिया के, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, वो इनको बोलते हैं अरे नहीं चाहिए भाई तुम्हारी हेल्प, हमारी टेंशन मत लो, हम सही हैं। मुशर्रफ के मुंह पे सुनाया था मौलाना मदनी ने ये बात, वीडियोस पड़ी हुई हैं। पर आई थिंक बेशर्मी का एक बड़ा एक्सट्रीम, ये या तो ये चीज़ बेशर्मी से आ सकती है, या तो ये चीज़ आती है कि इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि इनकी बेइज्जती हो रही है। और उससे एक अगला माइंडसेट जो इनका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मीम, सबसे ज़्यादा कॉमेडी, सबसे ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब अनइंटेंडेड कॉमेडी, अपनी तरफ से ये सीरियस थे बट कॉमेडी निकल गई, ये आपको पाकिस्तान से बहुत मिलेगा आते हुए। वो ग्रेप वाली वीडियो आपने देखी होगी, सीरियस वो हो रहा है वहाँ पे। और वो पाकिस्तान के इंडिया में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे हाय बायगन, वो वाली वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। या फिर किसी गांव के स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे टीचर को खुद ही पहाड़े नहीं आते, खुद ही मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते, कौन राष्ट्रपति है ये नहीं पता होता, बट अब कभी उन लोगों को देखना वो कितने गरीब बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी शायद बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये होती होगी कि कुछ पैसे मिल जाएं इस जॉब से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो कि पिछड़े स्कूलों में होते हैं। मैं बता रहा था कि कैसे वहाँ जो लोग पढ़ते हैं उनकी बेयर मिनिमम नीड होती है, ये नीड होती है कि जो पढ़ाने जाता है उसकी ये नीड होती होगी कि कुछ छोटी मोटी जॉब लग जाए कि घर चल जाए। और जो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते होंगे उनकी शायद ये बेसिक होगी कि एक मिड डे मील या कुछ खाने को मिल जाए। वो उस बिल्कुल ही जो कहते हैं समाज के एंड में नीचे के एरिया से आने वाले लोग हैं, वो उनकी हालात हैं। वो जो एजुकेशन में आपको
बिल्कुल ही निराशा मिलती है इस तरीके का एजुकेशन का लेवल देख के, वो वाले लोग होते हैं, उनके मीम बन रहे होते हैं। बट जो आपने वो जो देखा होगा, आई वांट बी ए सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, वो जो मीम है, ग्रेप जो बोलती है उसके बाद टीचर, वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो यूएई का कोई स्कूल है पाकिस्तानी, उधर की वीडियो है। और अगर वो वहाँ की नहीं भी है, पाकिस्तान की भी है, तो भी वो वहाँ के कोई मिडिल क्लास किस्म के बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके घर में एक शायद कार होगी, खाना वाना मिल जाता हुआ टाइम से, वो उस बैकग्राउंड के लोग हैं। वो इतने डिलूडेड हैं। कभी भी आपने टेक्स्ट बुक्स में अपने स्कूल में, अगर आप इंडिया से हो, आपने कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी होगी कि ये कम्युनिटी गंदी होती है या ये कम्युनिटी चोर होती है या बुरी होती है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पे, या ये गद्दार होती है, मक्कार होती है, कुछ भी इस तरीके के एडजेक्टिव्स किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पे नहीं आपने कभी सुने होंगे अगर आपने इंडिया से पढ़ाई की है। वहाँ पे खुलेआम होता है। तो एक और प्रॉब्लम है कज़न मैरिजेस की वजह से वहाँ पे कॉन्सेंगेन्यूस, ये कॉन्सेगेन्यूस ये वर्ड होता है, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। कॉन्सेगेन्यूस, ओके आप सर्च कर लेना। बेसिकली जो वो वाली शादियाँ जो सेम ब्लड लाइन के अंदर हो जाती हैं, कज़न मैरिज जिसको बेसिकली कहते हैं, उन मैरिजेस की वजह से बहुत सारी मेंटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से बहुत सारे बड़े संख्या में वो वाले बच्चे भी वहाँ पैदा होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वजह से मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव आईक्यू वहाँ पे थोड़ा सा या तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसे कंटिन्यूसली ब्रेन वॉश करके रखा जाता है। क्योंकि एक बिल्कुल नैरो माइंडसेट है, एक्सट्रीम रिलीजियस माइंडसेट है। जो शहरों में रहने वाले अमीर हायर सोसाइटी के लोग हैं वो तो चलो फिर भी थोड़ी बेहतर एजुकेशन ले लेते हैं और स्मार्ट लोग हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं है वहाँ की जनता की। तो इस वजह से आपको वहाँ का मीम मटेरियल बहुत देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं कि स्मार्ट लोग नहीं है, स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस जो होती है ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलस की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो इंटेलिजेंस है। स्मार्टनेस एक दूसरी चीज़ होती है, वो आपको चाहिए कि आ, किसी मार्केट में आप गए और आपने वहाँ देखा कि यहाँ ये सिस्टम चल रहा है, मैं इसमें ऐसे पैसे बना सकता हूँ, वो स्मार्टनेस होती है। ये दो डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें हैं। तो ये जो बाद वाली चीज़ है स्मार्टनेस, वो ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों में होगी बहुत ज़्यादा, ओवर स्मार्टनेस हो जाती है कई बार, लेकिन इंटेलिजेंस की ओवरऑल थोड़ी सी कमी आपको लगेगी। उसका एक सिंपल सा मैं अगेन ये सब कुछ भी डेरोगेटरी वे में नहीं बोल रहा, एक चीज़ को समझ के बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ देख के उससे पैटर्न रिकग्निशन करके बोल रहा हूँ। इसका आपको एक बहुत ईजी अगर सबूत या कोई वेरीफाई करने के लिए चीज़ चाहिए तो आप देखो कि यूके में देख लो या वेस्ट की इन जनरल कंट्रीज़ में देख लो, इंडियंस आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर, जो सोसाइटल लैडर है उसके उसके ऊपर, या जो लाइक हायरार्की है उसके ऊपर। पाकिस्तानीज नहीं मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे लाइक मिड में, या यूके वगैरह में तो बॉटम में, क्राइम में ओवर रिप्रेजेंटेड, और सोशल अचीवमेंट्स में, एजुकेशनल एकेडमिक अचीवमेंट्स में अंडर रिप्रेजेंटेड, साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज मेंटल हेल्थ में ओवर, हेल्थ इश्यूज़ में ओवर रिप्रेजेंटेड। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक 3% के आसपास शायद यूके की पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड की है। 53% पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं उसकी पॉपुलेशन है। क्रेजी नंबर है, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं।
और वो इसलिए होता है क्योंकि कज़न मैरिजेस होती हैं। तो 1947 के बाद बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने कुछ आइडियाज़ के ऊपर एक कंट्री बनाई जो कि आइडियाज़ एक्चुअली बेसिकली फ्लॉड थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये डिफरेंट एथनिसिटीज़ को एक रिलीजन के बेस पे एक कंट्री बना देंगे और वो चल जाएगी, वो उसका मकसद लोगों की तरफ से तो था ही नहीं। पहली बात, वो तो एक बड़ी ताकत थी बेसिकली यूके की, ब्रिटिश की, और वो बड़े तेज़ लोग एटलीस्ट उस वक्त में हुआ करते थे क्योंकि भाई सुपर पावर थे दुनिया की, फ्यूचर देख रहे थे। तो उनको एक सर्टेन अरेंजमेंट यहाँ पे चाहिए था साउथ एशिया में, और उन्होंने उसके हिसाब से बंदा देखा जो कि सूटेबल लगेगा। आइडियोलॉजी चुनी कि कौन सी, क्या प्लान बनाए, क्या एल्गोरिदम लगाएं कि लोग राज़ी हो जाएं लड़ने पे एक दूसरे से। वो लगाया उन्होंने, बंदा ढूंढा अप्रोप्रिएट और उसको काम पे लगा दिया। मैं एक पाकिस्तान के ही जो ये होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश होते हैं, उनकी बातें सुन रहा था। वो ऐसे कहते हैं कि जो उनके प्रॉफिट हैं वो आए थे मोहम्मद अली जिन्ना के सपने में कि जाओ पाकिस्तान बनाना है तुम्हें, जब वो इंग्लैंड में थे। अब ये ज़्यादा प्रॉबेबल बात है या ये ज़्यादा प्रॉबेबल बात है कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक डील की होगी उनके साथ कि आप इंडिया जाओ, एक मूवमेंट स्टार्ट करो, हमें एक मूवमेंट चाहिए ताकि हम इस तरफ प्रोसीड कर सकें, क्योंकि हमें डिवाइड करना है सब कॉन्टिनेंट को। इसमें से क्या ज़्यादा प्रॉबेबल होगा, ये आप खुद हिसाब लगा लो। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो उनके फाउंडेशन में ही एक तरीके की प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन सेट करके चले गए हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स भाई गरीब इलाका था ये उस वक्त 47 में दुनिया का, अभी भी गरीबी है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। तो जिन लोगों का दाव लग रहा था वो लगा रहे थे, स्पेशली उनकी साइड पे जहाँ पे कि एक ऑर्गेनिक ग्राउंड से डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं थी, पॉपुलस मूवमेंट नहीं थी। वहाँ पे तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान और जो ज़मींदार थे वहाँ के और जो भी कुछ पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहे होंगे, उनको अपनी प्राइवेट एस्टेट बनाने का जुगाड़ चलाना था ताकि उनकी ज़मीनें ना चली जाए फ्यूचर में। ये एक तरीके का सीन था। तो उसके लिए हिंदुज़म को या हिंदूज़ को एक तरीके से एस्केप कोड बनाया गया उनके द्वारा कि ये बुरे होते हैं, ये होते हैं, इनके साथ रहा नहीं जा सकता ये वो। और उस वजह से आज भी जो उनके वहाँ के एक्सट्रीम लोग हैं, अगर आप उनकी बातें सुनो, उनको लगता है इंडिया में सिर्फ बनिए रहते हैं, सारे हिंदू बनिए होते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जिसने कभी वहाँ का कोई मीडिया नहीं देखा, जब वो बंदा देखता है जो इंडिया से होता है, जब वो देखता है तो वो सुनता है अबे ये कौन सा साइंटिफिक जुगाड़ निकाला तुमने, ये कौन सी सोशल साइंस निकाली है तुमने। तो हैरान हो जाता है बंदा कई बार देख के। बट फिर धीरे धीरे जब जिसने ओवरऑल एक ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर लिया होता है पैटर्न, उसे समझ आता है कि अच्छा हाँ यहाँ ये चल रहा है, बेसिकली एक्टिंग चल रही है एक बड़े हाई लेवल पे। टीम ए की एक अपनी टीम है, उनका एक अपना रेटरिक है, वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। टीम बी की अपनी एक्टिंग चल रही है, टीम सी की अपनी एक्टिंग चल रही है। डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की सेटिंग बनी हुई है, उनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं, उनके पैसे बनते हैं, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। इवन ये जो पूरा इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा कश्मीर का इशू, ये सब अगर इंसान बैठ के सॉल्व करने पे आए तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट जैसे कहते नहीं कि फॉलो द मनी, तो पैसों का फ़ायदा किसका हो रहा है इस पूरे उसमें, सबसे ज़्यादा मौज कौन ले रहा है, वो ढूंढ लो, कल्प्रिट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है मेरी एक इंडिविजुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल एक कंट्री के माइंडसेट के बारे में। अगेन अगर किसी को भी इसमें से कोई सी भी बात बुरी लगी है तो मैं इनवाइट करूँगा उनको एक मतलब सीरियसली अनबायस्ड होके अपने आप को इस इक्वेशन से हटा के बाहर निकाल के एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे उस बात को सोचो जो मैं कह रहा हूँ।
और अगर फिर भी आपको गलत लगती है तो एक लॉजिक के थ्रू मेरे को आप कमेंट में लिख के बताओ कि भाई ये जो आप बात बोल रहे हो ये गलत है और ये इस सर्टेन रीज़न की वजह से गलत है। और अगर आपकी बात लॉजिकली ठीक होगी तो मैं अपोलोजाइज़ कर लूँगा उस चीज़ के लिए। मुझे अपोलोजाइज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। हम इंसान हैं, टोटली फॉलिबल हैं, हर कदम पे गलती कर सकते हैं। कोई अगर अपने आप को परफेक्ट सोचता है तो वो नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, मेरी ऑब्जर्वेशन का लेवल है। और अगेन एक बात और मैं ये भी बोल दूँ, ये जो मैंने जितनी बातें बोली अगर ये आपको लग रहा है कि मैं उनके ऊपर हेट निकाल रहा हूँ या कुछ, तो ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का हो। वो कैसे पैदा हुआ है एज एन इंडिविजुअल, यानी कि मतलब किस जीन्स के साथ पैदा हुआ है, और उसको फिर एनवायरनमेंट कैसा मिला है, ये है। साइकोलॉजी 101 में एक फिनोमेनन पढ़ा जाता है एनवायरनमेंट और जीन्स के बारे में। बेसिकली उसका एक लिए टर्म है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो पूरी की पूरी बीइंग होती है ये दो चीज़ों से डिसाइड होती है कि वो किन जीन्स के साथ पैदा हुआ है। वो डिसाइड करेगा उसका बिहेवियर टुवर्ड्स चीज़ें। मतलब आपको किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को शरबत पसंद है, किसी को गर्म चाय पसंद है, ठीक है। तो ये एक सर्टेन जीन मेकअप के साथ इंसान पैदा होता है, ये उससे डिसाइड होता है। लेकिन एक इंसिडेंट को इंसान हैंडल कैसे करता है, इसको काफ़ी ज़्यादा, अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, ये वो भी छोड़ो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कैसे गाड़ी चलाओगे ये डिपेंड करेगा कि आप किस जगह रहते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो, क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ, तो आप झंडू इंसान की तरह गाड़ी चलाओगे, कहीं पे भी घुस जाओगे। आप मॉन्ट्रियल कनाडा में रहते हो तो आप बहुत तमीज़ से गाड़ी चलाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। उसमें अगर आपका जो जीन वो ऐसा उद्दंड किस्म का जीन है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है क्रिमिनल बैकग्राउंड की, तो आप फिर वहाँ पे भी दो नंबर ही करोगे। पर वो एक्सेप्शन होगा, मेजॉरिटी जनता आराम से गाड़ी चलाती है वहाँ पे। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो वो एनवायरनमेंट है आपका। तो वहाँ के लोगों के बारे में जो भी मैंने कहा, बेसिकली ये एक बहुत लंबे समय से और लार्ज स्केल पे होने वाले इवेंट्स और कोशिशों और तैयारियों के नतीजे में हुआ है। वही इंसान अगर कहीं और पैदा होता तो बहुत डिसेंट हो सकता था, और इनफैक्ट वहाँ पे भी स्टिल इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारे डिसेंट लोग हैं।